Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to Study Studio by लारे मार्जू. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दारुल उलूम देवबंद. पाकिस्तान अफेयर्स से हमारा ये टॉपिक है. दारुल उलूम देवबंद बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो कि यूपी इंडिया में मौजूद है. ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, क्यों ये इस वजूद में आया, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ये इंस्टीट्यूट जो है तब वजूद में आया जब अलीगढ़ मूवमेंट ने काफ़ी वर्क किया सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चीज़ों के मुस्लिम्स के, ताकि वो ग्रो कर सकें. बट अलीगढ़ मूवमेंट का टोटल फोकस वेस्टर्न एजुकेशन था, इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करना था. वो लोग लेक कर गए रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजन ट्रेनिंग देने में मुस्लिम्स को. तो काफ़ी उलमा ने ये देखा. उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस तरह मुस्लिम्स तो बिल्कुल दूर हो जाएंगे रिलीजन से जब उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगी. और क्रिश्चियनिटी भी उस वक्त आम थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वही ला रही थी, तो वो लोग अपने रिलीजन से दूर हो जाएंगे. इसी वजह से उलमा ने जो है एक इंस्टीट्यूट इदारा एक ओपन किया दारुल उलूम देवबंद के नाम से, जहाँ पे मुस्लिम्स को ट्रेनिंग दी जाने लगी. अभी भी ये इदारा जो है मौजूद है यूपी इंडिया में और सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है ये. अब हुआ यूँ था बेसिकली देवबंद मूवमेंट की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका बेसिक रीज़न यही था 1857 की वॉर के बाद, जब सारा का सारा मुसलमानों के ऊपर मलबा आ गया कि इन्हों की वजह से हुआ है, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया. तो क्रिश्चियन मिशनरी जो है उन्होंने अपने रिलीजन को जो है और ज़्यादा फैलाना चाहा और ज़्यादा वो फैलाते रहे अपने स्कूल्स ओपन करके हर तरीके से. तो देवबंद मूवमेंट जो है इसी वजह से स्टार्ट की गई थी ताकि वो मुसलमानों को अपनी नॉलेज दे सकें, ना कि वो किसी और मज़हब की नॉलेज लेके वहीं पे मूव कर जाएं या रॉन्ग नॉलेज अपने मज़हब की हासिल करें. तो इसी वजह से ये स्टार्ट किया गया था. अब जो इंडियन उलमा थे उन्होंने चाहा कि हम प्रॉपर जो है टीचिंग दे कुरान की, प्रॉपर जो टीचिंग दे हदीस की. अदरवाइज़ जो मुस्लिम तो है वो अपनी एजुकेशन से बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, और जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है. उसके बाद अब मदरसिया रहीनिया था उस टाइम पे, वहाँ के कुछ जो टीचर्स थे, उलमा थे, उन्होंने भी दारुल उलूम देवबंद के फाउंडेशन में काफ़ी बड़ा किरदार अदा किया. दारुल उलूम देवबंद जो है चट्ठा के मकाम पर 1866 में जो है वजूद में आया. वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया, वहाँ पे इसकी फाउंडेशन रखी गई. अब प्रॉपर वर्किंग जो है इसकी वो 3 मई 1867 से स्टार्ट हुई थी कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट ओपन हो गया. अब वहाँ पे जो फर्स्ट स्टूडेंट था वो था मौलाना महमूदुल हसन, और वहाँ का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो था मौलाना मौलाना मोहम्मद याकूब ननवतनी. और हाजी सैयद आबिद हुसैन जो थे फर्स्ट मोहतमाम थे वहाँ के, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और काफ़ी इनकी वजह से भी इसका नाम आगे गया. मौलवी मोहम्मद महमूद जो थे वहाँ के फ़र्स्ट टीचर थे, और जिनकी सैलरी उस टाइम पे 15 रुपये पर मंथ थी. उसके अलावा मौलाना मोहम्मद कासिम ननवतनी जो थे वहाँ के फ़र्स्ट इंचार्ज थे, और 10 रुपीज़ पर मंथ उनकी उस टाइम पे सैलरी थी. और ये सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जो है बन चुकी थी उस टाइम पे ही, और अभी भी ये मौजूद है यूपी इंडिया में. अब इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे दारुल उलूम देवबंद के वो ये थे कि यहाँ पे मौलाना मोहम्मद कासिम ननवतनी जो है उन्होंने एक स्टेप्स लिए, आगे बढ़े और डोनेशन के लिए जो है उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया. मतलब डोनेशन वगैरह इकट्ठे स्टार्ट कर दिए और काफ़ी लोगों को अपने साथ जो है मिला दिया. उसके बाद उन्होंने एक परमानेंट रेजिडेंस स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया, ताकि जो दूर दूर से स्टूडेंट हैं वो अपनी तालीम हासिल कर सकें, ना कि वो दूर होने की वजह से ना आए. उसके बाद कोऑर्डिनेशन अमंग टीचर्स, वो भी उन्होंने काफ़ी इस पे भी फोकस किया. एजुकेशन सिलेबस उन्होंने ये कहा कि जस्ट इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी इस्लामिक एजुकेशन होना चाहिए. देन नो इंटरफेरेंस. उसके बाद डोनर्स एंड प्रीचेस, मतलब हर एक चीज़ पे उन्होंने अच्छी तरीके से फोकस जो है किया. डोनर्स लिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है अपना इदारे को मजबूत बनाया. और वहाँ पे कोई टीचर्स की परमानेंट इनकम मौजूद नहीं थी कि इतनी पर मंथ इसकी है. वहाँ पे क्या था, डोनेशंस के हिसाब से, अब जितनी डोनेशन आ रही हैं स्टूडेंट्स पे खर्चा हो रहा है, उसके अलावा जो है टीचर्स पे मतलब जितना बच रहा है उस हिसाब से डिवाइड करके दे दिया जाता था. अब बेसिक प्रिंसिपल के बाद अगर हम बात करें तो
इसके ऑब्जेक्टिव्स की। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि मुसलमानों को कुरान, हदीस और तफसीर और फ़िक़्ह के बारे में टीच करना, उसके बारे में एजुकेट करना, इस्लामिक नॉलेज प्रोवाइड करना, उन्हें मॉरल वैल्यूज़ प्रोवाइड करना और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इस्लामिक मटेरियल को पब्लिश करना, नोबल डीड्स को टीच करना और जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट किस तरह एक्शन लिया जाए और उनके अपने ही मुस्लिम होते हुए अपनी चीज़ों पे किस तरह कायम रहा जाए। और अपने इंस्टीट्यूट को जो है इन्होंने अपने ही कंट्री में मतलब एक अच्छी तरीके से फेमस कर दिया और अपने ही इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट जगहों पे ओपन किए और यूनिटी को मुसलमानों के अंदर जो है उसे प्रमोट करना, ये जो थे इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो इनके सिलेबस में जो था कि फ़र्स्ट ईयर ये जो है पहला साल जो होता था होली कुरान टीच करते थे, मेमोराइज़ करवाते थे। देन उसके बाद जो है उर्दू, दीनियात, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफ़ी, इस्लामिक सिविलाइजेशन और फ़िक़्ह के बारे में टीच करते थे स्टूडेंट को 4 सालों तक। उसके बाद जो है अरबिक कोर्स इन्हें टीच किया जाता था, जैसे अरबिक लिटरेचर, हदीस, लॉजिक, फ़िलॉसफी, फ़िक़्ह, तफसीर और इल्मुल कलाम, मैथमेटिक्स और मनाज़रा जो है इन्हें टीच किया जाता था आगे के साल में। उसके बाद जो लास्ट ईयर था 5 ईयर इनका, उसमें इन्हें पर्शियन और मैथमेटिक्स का कोर्स जो है स्टूडेंट्स को वो टीच किया जाता था। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हुआ यूँ कि यहाँ पे रिलीजन एजुकेशन, रिलीजियस सब्जेक्ट के अलावा बच्चों को जो है कैलीग्राफी, बुक बाइंडिंग और मेडिसिन वगैरह किस तरह या इन सब के बारे में नॉलेज दी जाने लगी ताकि वो उनके लिए ट्रेड्स में हेल्पफुल और तिजारती काम भी यानी उन्हें सिखाए जा रहे थे। अब देवबंद मूवमेंट जो है इसने काफ़ी रिलीजियस स्कॉलर्स जो है प्रोड्यूस किए जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी वगैरह वगैरह। तो ये लोग यानी बड़े बड़े जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो दारुल उलूम देवबंद से ही पढ़ के निकले हैं। अब इन स्कॉलर्स ने जो है क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ को ख़त्म किया, स्टॉप किया और अपने ही मज़हब को आगे प्रमोट किया। अब ये जो उलूमात है दारुल उलूम देवबंद के, इन्होंने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, अपने इस्लाम को प्रोटेक्ट किया, इस्लाम को डिफेंड किया और एंटी इस्लामिक फोर्सेस को जो है स्टॉप किया, उनके अगेंस्ट ही अपने इस्लाम को जो है प्रोटेक्ट किया। अब ये जो मूवमेंट है इसने रिलीजियस और नेशनल राइट जो मुसलमानों के थे उन्हें भी प्रोटेक्ट किया। इसके अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो ये बात आती है सामने कि देवबंद मूवमेंट जो है उसने मॉडर्न सब्जेक्ट को जो है टोटली नेगलेक्ट कर दिया, समहाउ जो है नेगलेक्ट ही कर दिया, बिकॉज अलीगढ़ मूवमेंट पे टोटल जो है वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस था, जबकि देवबंद मूवमेंट पे टोटल जो है हमारी इस्लामिक एजुकेशन पे ही फोकस था। तो हमारी जो बाकी मॉडर्न एजुकेशन है वो नेगलेक्ट हो गई, बाकी डिसिप्लिन जो थे फ़िलासफ़ी, लॉजिक और उसके अलावा वो भी जो है यहाँ पे नेगलेक्ट हो गए। और रिज़ल्ट में क्या हुआ कि बच्चे जो हैं अभी जो साइंटिफिक एज थी उसके हिसाब से उन्हें कोई नॉलेज नहीं मिली और वहाँ पे साइंटिफिक एज की डिमांड के हिसाब से वो सारी नॉलेज उनकी नेगलेक्ट हो गई और वो पीछे रह गए। अब देवबंद मूवमेंट में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में टीच नहीं की जा रही थी, बिकॉज़ अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट तो देवबंद मूवमेंट आ खड़ी हुई थी कि वहाँ पे सिर्फ अगर वेस्टर्न दी जा रही है तो हम यहाँ पे जो है अपनी इस्लामिक नॉलेज दें ताकि लोग इस्लाम से दूर ना हो सकें। तो ये लोग जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो करेक्ट जा रहे थे, बट अगर मॉडर्न एज के हिसाब से लैग कर गई ये जो मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पे पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में टीच की जा रही थी हर चीज़, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल स्टेटस था उस वक्त था, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो टीच नहीं की जा रही थी। तो यहाँ पे ये मतलब जो मूवमेंट है लेग कर गई। अब ये जो था हमारा अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट के बारे में, इससे पहले हमने अलीगढ़ मूवमेंट कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं देवबंद और अलीगढ़ मूवमेंट के डिफरेंसेस और ये दोनों के मेन मतलब इस वजूद में आने की मकासद क्या थे और इसके अलावा इनके और भी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं।